वेलकम स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर सुनील कुमार गर्ग से आचार्य लेखा एवं व्यावसायिक सांख्यिकी विभाग पीवीडी राजकीय महाविद्यालय चिमनपुरा शाहपुरा जयपुर आज आपके समक्ष एमकॉम फाइनल एबीएसटी के विषय संक्रिया विज्ञान के एक अध्याय पर्ट एवं सीपीएम के अंतर्गत प्रारंभिक जानकारी कि भाई परियोजना का अर्थ क्या है और परियोजना के उदाहरण, इस पर चर्चा आज करूंगा। तो बच्चों, जैसा कि अपन देखते हैं कई बार बहुत सारी कार्य बड़े बड़े कार्य इस प्रकार के होते हैं कि जो एक साथ पूरे नहीं किए जाते, अपितु उन कार्यों को छोटी छोटी क्रियाओं में विभक्त करके और उन क्रियाओं के आपस की अंतर संबद्धता तय की जाती है और तत्पश्चात ही उन कार्यों को एक चरणबद्ध तरीके से निष्पादित किया जाता है। ऐसे सभी कार्यों को हम जो है परियोजना कहते हैं। फिर भी यहाँ अपन अब देखें कि भाई परियोजना से क्या आशय है। तो सबसे पहली बात आती है भाई परियोजना जो है, परियोजना से तात्पर्य अंतर संबंधित क्रियाओं के ऐसे समूह से है जो किसी संपूर्ण कार्य को करने के लिए एक निश्चित क्रम में पूरा की जानी चाहिए। तो मैंने अभी आपको जैसा कहा कि भाई बड़े जो कार्य होते हैं वो सारा कार्य एक साथ नहीं होता है, वो छोटी छोटी क्रियाओं में विभक्त होता है और उस पूरे प्रोजेक्ट को पूरा होने के लिए उन सभी क्रियाओं को एक निश्चित क्रम में पूरा किया जाना चाहिए। दूसरी बात जो है वह यह है कि एक परियोजना जो है उसके आरंभ और अंत के केंद्र निश्चित होते हैं, यानी एक निश्चित बिंदु से परियोजना शुरू होगी और एक निश्चित केंद्र पर जाकर के वह परियोजना खत्म होती है, जिसकी परिणति एक उत्पाद या सेवा के रूप में होती है। यानी जब वो परियोजना पूरी हो जाती है तो उसका परिणाम स्वरूप हमको या तो कोई प्रोडक्ट मिलता है या हमारा कोई सेवा कार्य पूर्ण होगा। तीसरी बात जो है, इन परियोजनाओं को अनेक उपकार्यों में विभाजित कर एक समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार पूरा किया जाता है। इंपॉर्टेंट बात यह है, जैसा मैंने कहा, बहुत बड़े कार्य को छोटे छोटे उपकार्य में छोटी चीजों में एक्टिविटीज में विभाजित कर दिया जाता है और एक समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार जो है वह इनको पूरा किया जाता है। इस प्रकार की परियोजनाओं के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन के लिए नियोजन, प्लानिंग, सूचीयन तथा समन्वय एवं नियंत्रण आदि तीनों क्रियाएं आवश्यक होती हैं। यानी एक जो मैनेजमेंट के जो फंक्शन है, प्लानिंग, शेड्यूलिंग, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल। प्लानिंग तो इसलिए कि क्या काम किया जाना है, तो आगे इसकी विस्तृत चर्चा जो है वो अपन ने आगे इसमें अपन कर रहे हैं। तो नियोजन, नियोजन के अंतर्गत परियोजना से संबंधित विभिन्न उपकार्यों या क्रियाओं की सूची तैयार की जाती है और इसी क्रम में आने वाले सामान, मशीन, औजार व मानव अब शक्ति के अनुमान लगाए जाते हैं। साथ ही विभिन्न उपकार्यों के संपादन हेतु आवश्यक समय व लागत के अनुमान लगाए जाते हैं। तो यानी कहने का मतलब है क्या साधन हमें चाहिए, क्या शक्ति हमें चाहिए, इसका अनुमान लगाया जाता है और विभिन्न उपकार्यों के संपादन हेतु आवश्यक समय व लागत के अनुमान भी लगाए जाते हैं। ये सारा काम हमारा जो है नियोजन के अंतर्गत होता है। दूसरी चीज थी सूचीयन, शेड्यूलिंग। शेड्यूलिंग जैसा कि हमने कहा, सूचीयन के अंतर्गत परियोजना से संबंधित समस्त उपकार्यों या क्रियाओं का समय क्रम, कि कौन सी क्रिया पहले होगी, कौन सी क्रिया उसके बाद, यानी तो पहले या पीछे के अनुसार तर्क संगत आधार पर सूचीबद्ध किया जाता है। तो शेड्यूलिंग के अंतर्गत विभिन्न कार्यों एवं उपकार्यों को तर्क संगत आधार पर सूचीबद्ध किया जाता है, अर्थात उन कार्यों की पहचान की जाती है जिनको पहले किया जाना है, उन कार्यों की पहचान की जाती है जिनको बाद में उसके बाद में किया जाना है। फिर अगली बात आती है समन्वय एवं नियंत्रण। समस्त चरणों अथवा उपकार्यों को मूल परियोजना अथवा कार्य से जोड़कर उनको अंतर संबंधित किया जाता है। मतलब कहने का आशय यह है कि भाई समस्त कार्यों को
चरणों अथवा उपकार्यों को मूल परियोजना अथवा कार्य से जोड़कर उनको अंतर संबंध किया जाता है, उनमें कोऑर्डिनेशन और उनका रिलेशनशिप एस्टेब्लिश की जाती है। तत्पश्चात परियोजना प्रारंभ होने पर विभिन्न क्रियाओं के बारे में पूर्व में लगाए गए अनुमान व वास्तविक क्रियान्वयन के बीच अंतर ज्ञात कर उसके कारणों का विश्लेषण कर तदनुसार विभिन्न स्तरों पर वांछित परिवर्तनों के सुझाव दिए जाते हैं। यह एक तरीके से हम ये देखें नियंत्रण का एक पार्ट है, चाहे वो नियंत्रण बजटों के रूप में करें, तो हम नियंत्रण तकनीक के अंतर्गत हम यही बात देखते हैं कि परियोजना प्रारंभ होने पर जो विभिन्न उपकार्य हमने तय किए, विभिन्न क्रियाओं को जिनके बारे में पूर्व में क्या समय का लागत का क्या अनुमान लगाया, वास्तव में क्रियान्वयन के बीच में उसकी समय लागत क्या लगी, तो उनके बीच में जो अंतर है उस अंतर को ज्ञात करके उसके कारणों का विश्लेषण कर तदनुसार विभिन्न स्तरों पर परिवर्तन के वांछित सुझाव भी दिए जाते हैं। देन परियोजना बनाने का मुख्य उद्देश्य निश्चित लक्ष्यों को न्यूनतम समय व लागत में प्राप्त करना है। यहाँ इम्पोर्टेंट बात है कि भाई हमारा उद्देश्य क्या है कि भाई कोई भी काम, जो भी परियोजना है, उसको न्यूनतम समय और न्यूनतम लागत में उसको पूरा किया जाए। अब हम बात करते हैं कि भाई परियोजनाओं के उदाहरण हमारे कौन कौन से हैं। तो इस तरीके से ये कुछ चर्चा अपन ने की थी कि भाई परियोजना क्या है। अभी हम बात करते हैं परियोजनाओं के उदाहरण। तो किसी बड़ी नदी पर बांध बनाना है। अब बहुत बड़ी नदी पर बांध बनाने का काम एक दिन में नहीं पूरा हो सकता, एक दो क्रियाओं में नहीं हो सकता है। उसके लिए अनेक छोटी छोटी क्रियाओं का अनेक जो समूह है, उस समूह को बहुत सारी क्रियाओं के समूह के रूप में क्रियाओं के रूप में हमें उस काम को करना पड़ता है, तब जाकर के नदी पर बांध बन के तैयार होता है। ऐसे ही एक नए मॉडल का बड़ा जहाज बनाना, एक बहुत बड़ा जहाज बनाना है, तो उस जहाज को बनाने का कार्य भी अनेक छोटी छोटी क्रियाओं के रूप में विभक्त करके एक चरणबद्ध तरीके से संपादित किया जाता है। इसी प्रकार से बात आती है एक कॉलेज के वार्षिकोत्सव का आयोजन। कोई कॉलेज का एक फंक्शन करना है। अब फंक्शन करना है तो इम्पोर्टेंट बहुत सारे काम होते हैं। भाई फंक्शन में क्या क्या एक्टिविटीज़ होनी है, कल्चरल प्रोग्राम होना है, बच्चों का प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होना है, भाषण किन किन का भाषण होना है, भाषण का क्षेत्र क्या है, किन किन को गेस्ट के रूप में बुलाना है, किस तिथि को जिनको गेस्ट बुलाना है उनकी सहमति और सम्मति के आधार पर जो है हमें डेट डिसाइड करनी होती है कार्यक्रम के लिए आवश्यक जो है बैठने की, खाने की, पीने की, जलपान की, इस तरह की व्यवस्थाएं। तो ये सब छोटे छोटे कार्य हैं। अब ये सारे काम एक चरणबद्ध तरीके से जब पूरे हो जाएंगे तो हमारे कॉलेज का वार्षिक उत्सव पूरा हो जाएगा। तो इस तरीके से एक बड़ा भवन बनाना है। मंगल ग्रह पर यान भेजने की योजना एक दिन का काम नहीं है, एक दो क्रियाओं का काम नहीं है, सालों लगते हैं। किसी शादी कार्यक्रम की योजना बनाना इसी तरीके से है कि कोई शादी कार्यक्रम की अगर अपने को योजना बनानी है तो उसके संबंध में भी छोटी छोटी क्रियाओं के रूप में उनको कार्यों को विभक्त किया जाता है। एक बड़े राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण करना है, तो राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण करना है तो राष्ट्रीय राजमार्ग का जो है रूट क्या रहेगा, कितने एरिया में राष्ट्रीय राजमार्ग में, उसकी लंबाई क्या है, उसकी चौड़ाई क्या है, राष्ट्रीय राजमार्ग के संबंध में कोई अगर अनुमति है तो वो अनुमति है, कहीं कोई पेड़ है, कहीं कोई वहाँ कोई पुल है, कोई फ्लाईओवर है, रेलवे का लाइन तो नहीं है। इन सारी चीज़ों को देख के उनके संबंध में क्या क्या क्रियाएं की जानी है ये सब पहले से तय करना है। उनके संबंध चरणबद्ध तरीके से उन सब काम को करना है, तब जाकर के वो राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण कार्य पूरा होगा। एक नए उत्पाद को बाजार में लाना। इसी तरीके से एक बड़े कारखाने की किसी इकाई को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करना। अब कारखाने की एक इकाई को एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने को लेके जाना है तो उसके संबंध में भी जो भी काम हमें करने हैं, क्या क्या काम करने हैं, वो सारे काम हमें पहले लिख लेनी चाहिए और देन उसके बाद जो है हमें उनको
जो है पूरा करना चाहिए। किसी ग्रह पर अंतरिक्ष यान भेजने की योजना है, तो ये इस तरीके से ये ऐसी बड़ी बड़ी क्रियाओं के कार्यों के कुछ उदाहरण हैं जिनके संबंध में हम कह सकते हैं भाई ये परियोजना के रूप में इन सारे कार्यों को किया जाता है। अब तंत्र विश्लेषण की तकनीक, यानी कहने का मतलब जो है इस परियोजनाओं को पूरा करने के लिए हम एक चरणबद्ध तरीके से पहले क्रियाओं की पहचान कर लेंगे और क्रियाओं की पहचान करने के बाद में जो है उनको अंतर संबंध स्थापित करते हुए फिर सर्वप्रथम कहते हैं कि एक तंत्र चित्र जो है उसका निर्माण करते हैं, चित्र बनाते हैं, कागज पे चित्र बनाएंगे उन क्रियाओं का अंतर संबंध स्थापित करते हुए, पहले कौन सी पीछे कौन सी, देन उसके बाद हम उस काम को करते हैं। तो अब इसके लिए हम तंत्र विश्लेषण की तकनीकों का प्रयोग करते हैं। तो तंत्र विश्लेषण की तकनीकें क्या हैं कि तंत्र विश्लेषण तकनीकें परियोजना प्रबंधकों एवं उनकी टीम को परियोजना के विभिन्न पहलुओं के बारे में अवगत कराती है, और तो परियोजना के विभिन्न पहलू हैं उनकी जानकारी जो है वो परियोजना के प्रबंधकों को देती हैं तंत्र विश्लेषण की तकनीकें। और तंत्र विश्लेषण की दो प्रमुख तकनीकें यहाँ पर हैं। पहली तकनीक है कार्यक्रम मूल्यांकन एवं समीक्षा तकनीक, प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक्स। पर्ट तकनीक का विकास सर्वप्रथम सन 1950 में पोलेरिस फ्लीट बैलिस्टिक मिसाइल फैक्ट्री शिकागो द्वारा शीत युद्ध के समय अमेरिकन जल सेना के विशेष परियोजना अधिकारी व लॉकहीड एयरक्राफ्ट निगम द्वारा संयुक्त रूप से बूज एलन एवं हैमिल्टन नामक परामर्शदात्री फर्म कंसल्टेंसी फर्म के सहयोग से परियोजना के विकास को गति प्रदान करने हेतु किया गया। इस तकनीक के प्रयोग से परियोजना को 2 वर्षों में ही पूरा कर दिया गया। कहने का मतलब यह है कि भाई ये 2 चीजें थी, फ्लीट बैलिस्टिक मिसाइल फैक्ट्री और शिकागो में ये फैक्ट्री थी, इसके द्वारा शीत युद्ध के समय अमेरिकन जल सेना के विशेष परियोजना अधिकारी व लॉकहीड एयरक्राफ्ट निगम द्वारा संयुक्त रूप से एक कंसल्टेंसी फर्म बूज एलन व हैमिल्टन के सहयोग से इस तकनीक को विकसित किया गया, इस तकनीक का प्रयोग किया गया। पर्ट तकनीक एक परियोजना के संगठन की तकनीक है। इसके अंतर्गत परियोजना के संपादन के लिए नियोजन कर समय एवं साधनों के आधार पर उसका मूल्यांकन किया जाता है। फिर कार्य प्रारंभ करने के पश्चात उसकी समीक्षा की जाकर क्रियान्वयन से संबंधित आवश्यक संशोधन किए जाते हैं। अर्थात परियोजना को अंतः समनिर्भर क्रियाओं में विभाजित कर उनके तर्क संगत अनुक्रम का निर्धारण किया जाता है। परियोजना को पूरा करने हेतु आवश्यक श्रम व साधनों का अनुमान लगाकर उन्हें विभिन्न स्तरों पर आवंटित किया जाता है। कहने का मतलब यह है इस तकनीक के अंतर्गत परियोजना को संपादित करने के लिए समय और साधनों के आधार पर जो है मूल्यांकन किया जाता है और फिर कार्य प्रारंभ करने के पश्चात उनकी समीक्षा की जाती है। और समीक्षा करके आप जैसा हमने पूर्व में कहा था कि पहले क्या अनुमान लगाया, वास्तविकता क्या थी, और यदि हमारे अनुमानों में कहीं कोई संशोधन की आवश्यकता है तो उनको संशोधित किया जाता है। अंतर्निर्भर क्रियाओं में विभाजित करके उनका अनुक्रम तय किया जाता है और परियोजना को पूरा करने के लिए आवश्यक श्रम साधनों का अनुमान लगाकर विभिन्न स्तरों पर उन्हें आवंटित किया जाता है। तत्पश्चात उन बिंदुओं का पता लगाया जाता है जहां अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। भावी कठिनाइयों का पता लगाया जाता है कि कौन कौन सी कठिनाई हमारे इस कार्य को पूरा करने में आ सकती हैं और उनको कैसे निराकृत किया जाए, कैसे उन्हें दूर किया जाए, ये सारा काम जो है इसके अंतर्गत किया जाता है। इस पर्ट विधि का उपयोग, हम इसके क्षेत्र की बात करें, उपयोग की बात करें तो पर्ट विधि का उपयोग जो है अनेक जगह पर पर्ट का उपयोग किया जाता है। जैसे सबसे पहले बात आती है निर्माण कार्यों में,
बड़े निर्माण कार्य कौन से होते हैं? जैसे भवन निर्माण। भवन निर्माण का मतलब है बहुत लंबे चौड़े यह भवनों का निर्माण होना है। उद्योगों का निर्माण व स्थापना, बड़े बड़े पुल बनाना, बांध बनाना, नहर निर्माण करना आदि ऐसी क्रियाएं, आदि ऐसी परियोजनाएं जहां क्रियाओं को एक निश्चित क्रम में करना हो। अब ये कंस्ट्रक्शन वर्क है तो कंस्ट्रक्शन वर्क की सबसे पहली बात ये, भाई कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्शन है, भाई कितने साल के लिए उसको अपन करवाना चाहते हैं, तो उसके अनुसार हमें कितना उस पर लोड निकलेगा, आज की स्थिति क्या है, आगामी 10, 20 साल, 30 साल, 40 साल बाद क्या परिस्थितियां परिवर्तित होंगी, उस समय उस पुल का उपयोग किस तरीके से होगा। तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फिर कितने लोड के स्ट्रक्चर का बिल्डिंग बनना है, जो भी चीज़ है उन सब का अनुमान लगा करके जो है तब हम उस परियोजना को शुरू करते हैं। इसी तरीके से लोहा व इस्पात उद्योग में पर्ट विधि का उपयोग किया जाता है। परिवहन के क्षेत्र में, तेल शोधक उद्योगों में, कंप्यूटर प्रणाली में, जहाज निर्माण उद्योग में, विद्युत जनरेटर यंत्रों के निर्माण में, शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में, सैन्य गतिविधियों व व्यूह रचना के क्षेत्र में। तो ये सारे के सारे वो क्षेत्र थे जहां पर्ट विधि का कार्यक्रम मूल्यांकन एवं समीक्षा तकनीक का प्रयोग किया जाता है। इम्पोर्टेंट बात वही है कि ये सारे क्षेत्र हैं, इन सारे क्षेत्रों में कॉमन बात यही है कि ये सभी वो क्षेत्र हैं जहाँ की किसी भी बड़े कार्य को करने के लिए अनेक क्रियाओं को पूरा करना है। तो सर्वप्रथम उन क्रियाओं की खोज की जाती है, कौन कौन से काम हमें उस परियोजना को पूरा करने के लिए करने हैं। तत्पश्चात उन क्रियाओं में निश्चित क्रम जो है, उनके अंतर संबंध स्थापित करते हुए उनका शेड्यूलिंग किया जाता है, अनुसूचीन किया जाता है, उनका क्रम निर्धारण किया जाता है। तत्पश्चात उन कार्य को करते समय उनका आपस में समन्वय एवं नियंत्रण भी उन पर रखा जाता है। तो इस तरह से इन सभी जगह पर पर्ट तकनीक का उपयोग किया जाता है। बात करते हैं चरम पथ विश्लेषण विधि की। शॉर्ट में इसका नाम क्रिटिकल पथ मेथड ही है, बाकी के वैसे क्रिटिकल पथ एनालिसिस मेथड कहते हैं। ठीक है। चरम पथ तकनीक पर्ट से मिलती जुलती तकनीक है। पर्ट से मिलती जुलती तकनीक क्यों है? क्योंकि किसी भी कार्य को करने के लिए दोनों ही तकनीकों में तंत्र चित्र बनाया जाता है। दोनों ही तकनीकों में उनके समय के आधार पर जो है क्रियाओं के जो है गंभीरता को देखा जाता है क्रियाओं के समय के आधार पर। इसका विकास स्वतंत्र रूप से हुआ। इस तकनीक का विकास 1958 के लगभग में E.I. डुपॉन्ट कंपनी के वॉकर तथा रेमिंगटन एंड कंपनी के केली द्वारा किया गया। ये दो व्यक्ति थे, वॉकर एंड केली, उनके द्वारा जो है इस तकनीक का विकास किया गया। इस तकनीक का उपयोग मूलतः किसी परियोजना में लगने वाली लागत एवं उसको संपादन काल में समन्वय स्थापित करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ इम्पोर्टेंट बात यह है कि जहाँ समय लागत संबंध स्थापित जब करना हो तो फिर हमें चरम पथ विश्लेषण विधि का प्रयोग करना होता है। इस तकनीक के द्वारा इस बात का अध्ययन किया जाता है कि यदि श्रम शक्ति एवं अन्य प्रकार के साधनों में वृद्धि हो सके तो उसका वितरण विभिन्न क्रियाओं में अनुकूलतम प्रकार से कैसे किया जाए जिससे परियोजना के संपादन काल एवं लागत पर अनुकूलतम प्रभाव पड़े। यह तकनीक इस मान्यता पर आधारित है कि परियोजना से संबंधित विभिन्न क्रियाओं के पूरा होने में लगने वाले समय व लागत के बारे में निश्चित रूप से सही अनुमान लगाए जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर के बात यह है, क्रिटिकल पथ मेथड का मुख्य उपयोग यही है कि जहां समय लागत संबंध स्थापित करना हो, अर्थात लागत में वृद्धि करके परियोजना के समय में कैसे कमी की जाए या कौन सी ऐसी एक्टिविटीज हैं जिनमें ढील दे करके कुछ लागत बचत अपन कर सकते हैं। तो इस तरह के जो अध्ययन है वो है क्रिटिकल पथ मेथड के अंतर्गत किया जाता है। इस क्रिटिकल पथ मेथड को परिभाषित करते हुए
प्रोफेसर एमल्टन ने कहा कि भाई सीपीएम विधि में समय तथा लागत से संबंधित कठिनाइयों को यथा समय दूर करने का प्रयास किया जाता है, यानी समय और लागत से ही इसका मुख्य रूप से संबंध है। ठीक है।